अब काफ़ी हद तक मिनी ठीक हो गई थी। मृत्युंजय की दादी और माँ ने मिनी के घर पर शादी की बात कर ली थी। उसकी फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए मिस्टर थापड़ भी शादी के लिए तैयार हो गए थे। घर पर आपस में ही कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर मिनी और मृत्युंजय की एंगेजमेंट हो चुकी थी। वह बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर बाणी भी बहुत खुश थी। कुल मिलाकर घर का माहौल बहुत अच्छा था। लेकिन कहते हैं ना, जब चीजें ज्यादा से ज्यादा अच्छी हों तो समझ जाना चाहिए आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आज हल्दी की रस्म थी। मिनी को हल्दी लगाने के बाद सब एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे। वहीं मिनी ने एक किनारे पर खड़ी वाणी को देखा, जो हमेशा से बिल्कुल अलग, जैसे किसी सोच में गुम खड़ी थी। वह उस माहौल में होकर भी वहां नहीं थी। वो वहां से उठ नहीं सकती थी। इसलिए उसने इशारे से निश्चय को बुलाया और बोली, भाई जरा देखना तो, वाणी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? सुबह से देख रही हूँ, कुछ अलग सा भाव है उसके चेहरे पर। सीधे से तो कुछ बताएगी नहीं, आप जाकर पूछो ना। पता नहीं क्यों, लेकिन मिनी को कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। पागल, तू क्यों परेशान हो रही है? तू अपना ध्यान शादी की रस्मों में लगा। मैं जाकर देखता हूँ उसे क्या हुआ है। निश्चय मिनी का गाल थपथपाते हुए बोला और बाड़ी की तरफ बढ़ गया। बाड़ी को जैसे ही महसूस हुआ कि निश्चय उसकी ही तरफ आ रहा है, उसने ऐसे जताया कि जैसे उसने निश्चय को देखा ही नहीं। उसने अपने कदम मिस्टर थापड़ की ओर बढ़ाए और उनके सामने खड़ी हो गई। बाड़ी को ऐसा करते देखकर निश्चय के पैर जहां पर थे वहीं रुक गए। फिर जैसे कुछ सोचते हुए उसने भी मिस्टर थापड़ की ओर कदम बढ़ा दिए। बाड़ी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर निश्चय ने बाड़ी का हाथ पकड़ा और बिना मिस्टर थापड़ की तरफ देखे दूसरी तरफ बढ़ गया। ये क्या हरकत है निश्चय? घर पर मेहमान आए हुए हैं, सब ऐसे तुम्हें देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मत भूलो मिनी की शादी है। मुझे तो तुम्हारा भी ये बिहेव समझ नहीं आ रहा। एग्जैक्टली सेम मेरे साथ भी है तुम्हारा बिहेव। 2 दिन से मुझे भी समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। ये सब बोलते हुए निश्चय गंभीरता से बाड़ी के चेहरे को देख रहा था। बाड़ी नजरें चुराने लगी, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ गई हो। अभी भी निश्चय ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसने निश्चय की तरफ देखा और फिर बोली, शादी हो जाने दो, फिर बात करते हैं। इतना बोलकर उसने निश्चय से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से चली गई। निश्चय खड़ा देखता रह गया। क्या ये वही बाड़ी है जिसे पूरी दुनिया में मेरे अलावा किसी और से फर्क नहीं पड़ता था? कौन उसके बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, ये सब उसके लिए कभी मैटर नहीं करता था। उसके लिए तो बस निश्चय मैटर करता था। अचानक से उसे लोगों की, मेहमानों की कब से फिक्र होने लगी। अब निश्चय को शक होने लगा था, कुछ तो गड़बड़ है वाणी के साथ। मुझे सब पता लगाना होगा। मिनी की शादी के बाद चीजें क्लियर करता हूँ। इतना बोलकर वह भी काम में लग गया। धीरे धीरे सारी रस्में पूरी होती जा रही थीं। वाणी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। मेहंदी और संगीत में भी वह चुपचाप सी रही, लेकिन उसका ये व्यवहार मिनी और निश्चय के साथ पूजा जी को भी खटक रहा था। लेकिन बोलने का समय नहीं था। छत पर खड़ी वाणी कुछ सोच रही थी। तभी उसे लगा उसके पीछे कोई है। पलटकर देखा तो निश्चय खड़ा उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। थोड़ा हड़बड़ाते हुए अंदर जाने को हुई कि निश्चय ने उसका हाथ पकड़कर खुद के सामने खड़ा कर दिया। क्या बात है? देख रहा हूँ पूरे समय कुछ ना कुछ सोचती रहती हो, और सबसे ज्यादा ये देख रहा हूँ कि हर वक्त मुझसे बचती रहती हो, मेरी नजरों से दूर रहने की कोशिश करती हो। क्या बात है बाड़ी? इस बार निश्चय ने बहुत ही नरमी से पूछा। कोई बात नहीं है निश्चय, आप बेकार में ज्यादा सोच रहे हो, कोई बात नहीं है, वाणी ने धीमी आवाज में कहा। आप स्ट्रेंज? आज वह लड़की आप कहकर संबोधित कर रही है जिसने हर वक्त बदतमीजी से ही बात की है। ये तुमसे आप तक के सफर का कारण जान सकता हूँ मैं? निश्चय ने अब की बार उसके चेहरे में आ रहे बालों को कान के पीछे फंसाते हुए बोला। इस बार बाणी निश्चय के गले लग अपनी आंखें बंद करीं तो पलकों की झालर से आंसू की बूंदें आजाद होकर गालों तक लुढ़क गईं और उसके हाथ निश्चय के कंधों पर से होते हुए गाल पर चले गए। निश्चय, अगर कभी तुम्हें मेरे बारे में कुछ ऐसा पता चले जिसकी वजह से तुम्हें अपनी फैमिली और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम क्या करोगे?
अब निश्चय ने उसे खुद से अलग कर उसका चेहरा हैरानी से देखने लगा, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो। क्या बात है बाड़ी, देखो छोटा सा सवाल किया मैंने और तुम जवाब भी नहीं दे पाए, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, कोई बड़ी बात नहीं है। बाड़ी ने इतना बोल निश्चय के चेहरे को हाथ से पकड़कर अपनी एड़ी उठाई और पंजे के बल पर खड़े होते हुए बेहद हल्के से उसके माथे को चूम लिया। तभी एक बार फिर उसके जहन में कोई बात आई और वो निश्चय से दूर होते हुए बोली, हमेशा अपना ध्यान रखना और खुश रहना। इतना बोलकर वह पलटकर जाने लगी। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, जैसे तुम कहीं जाने वाली हो, निश्चय ने बोला। लेकिन तब तक वाणी वहां से जा चुकी थी। मिनी अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। मरून कलर के लहंगे में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। बगल में खड़ी वाणी उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे तुझे, बहुत खूबसूरत लग रही है। जिस दिन तू दुल्हन बनेगी मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। मिनी खुद की तरफ खींच उसके गले लगते हुए बोली, हाँ मेरे बच्चे सच में बहुत खूबसूरत लगेगी, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। पूजा जी दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए बोली, क्या माँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी बेटी मैं नहीं, बस ये बाणी ही है। आप हमेशा मुझसे ज्यादा प्यार बाणी से करती हैं। मिनी दिखावटी गुस्से में मुंह फुलाते हुए बोली। इस बार पूजा जी ने मिनी का कान पकड़ते हुए बोला, तू शैतान, मैं कब तुझ में और बाणी में अंतर की हूँ जो तू प्यार कम और ज्यादा की तुलना कर रही है। फिर बाणी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बिल्कुल स्वाति की तरह दिखती है। इतना बोलते ही उन्हें ध्यान आया उन्होंने क्या बोल दिया है। जल्दी ही वो अपनी बात बदलते हुए बोली, ये क्या पहन रखा है बाड़ी तुमने? आंटी मैंने? फिर अपना कपड़ा दिखाते हुए बोली, कितना अच्छा तो है ये ड्रेस, अरे तू चल मेरे साथ। बोलती हुई पूजा जी उसे अपने रूम में ले जाकर एक लाल रंग की साड़ी पकड़ाते हुए बोली, इसे पहन, ये स्वाति की साड़ी है, उसे बहुत पसंद थी। उसके साथ एक नेकलेस लगाते हुए बोली, इसे भी साथ में पहनना। सोचा तो बहुत पहले था तुझे देने के लिए, पर टाइम नहीं मिल पाया। आंटी माँ मुझे अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती थी, और कुछ बताइए ना माँ के बारे में। इस बार बाड़ी ने नम आंखों से पूछा। मिनी की शादी के बाद तुझे सब बताऊंगी, अपना ध्यान रख और चल जल्दी से यहीं रेडी हो जा, बारात आने वाली है ना। बोलकर पूजा जी कमरे से बाहर चली गईं। माँ आपके कमरे में मिनी का फोन भूल गई थी, जरा देना। इसके आगे के शब्द उसके हलक में ही अटक गए। जब निश्चय दरवाजा खोलकर पूजा जी के कमरे में आया, वहां पूजा जी को ना देखकर ड्रेसिंग के सामने बैठी बाणी को देखा तो निश्चय की आवाज सुनकर बाणी पलटकर उसे देखती है और चुपचाप बाहर की तरफ चल दी। निश्चय ने इस बार बिना कुछ बोले बाणी के सामने आकर उसकी आंख से काजल निकालकर कान के पीछे लगाते हुए दिलकश आवाज में बोला, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे, अब जाओ। बाहर निकलकर बाड़ी बहुत धीरे से बोली, बहुत देर कर दी तुमने काला टीका लगाने में, नजर तो लग गई। निश्चय, नजर तो लग गई। बोलती हुई उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें देखकर लगता था जैसे वह किसी भी वक्त रो देगी। फाइनली बारात दरवाजे पर आ गई थी और धीरे धीरे सारी रस्में हो रही थीं। इन सब के बीच बाड़ी को देखकर कुछ रिश्तेदारों ने पूजा जी से उसकी शादी को लेकर चर्चा भी की, लेकिन उन्होंने बहाने से बात का रूप बदल दिया। जयमाल के बाद शादी की रस्में चल रही थी कि तभी लगभग मिस्टर थापड़ की उम्र के एक आदमी ने वहां कदम रखा। उसे देखकर जहां पूजा जी हैरान थीं, वहीं अरविंद थापड़ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसके पास जाकर गले लगते हुए बोले, अरे नक्षत्र तुम यहाँ, वाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। नक्षत्र, क्या सरप्राइज? मैं काम से आया था तो सोचा तुझसे मिलता चलूं। मुझे क्या पता था तू बेटी की शादी कर रहा है, मुझे बुलाना तो दूर की बात, बताना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने नाराजगी से बोला, अरे नहीं यार, ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मौका ही नहीं मिला। अरविंद थापड़ ने सफाई दी, चल कोई बात नहीं, अब आ ही गया हूँ तो भाभी जी और बच्चों से मिल ही लेता हूँ। बोलते हुए नक्षत्र मंडप के पास खड़ी पूजा जी के पास पहुँचा। पूजा पूजा जी जो न जाने कब से नक्षत्र को ही देख रही थीं, उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। पूजा अब क्या तुम मेरे साथ पराये जैसा बिहेव करोगी? मत भूलो कि मैं
इसके आगे नक्षत्र कुछ बोल पाता। पूजा जी उनकी बात काटते हुए बोली, जी हाँ, मुझे अच्छे से याद है। आप मेरी बहन जैसी दोस्त के रह चुके पति हैं। रह चुके इसलिए क्योंकि बरसों पहले ही आपने उसे फैमिली कोर्ट में छोड़ा था, डिवोर्स देकर। पूजा जी की बातों में कड़वाहट अच्छे से समझ आ रही थी। पूजा, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। इस बारे में बाद में बात हो सकती है, पर मैं बस मिलने आया था, नक्षत्र ने नपे तुले शब्दों में कहा। पूजा जी ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और चारों तरफ देखते हुए झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, चलिए कुछ खा लीजिए, बेटी की शादी है। इतना बोलकर वह फूड कॉर्नर की तरफ इशारा करते हुए चलने लगी। उनके साथ ही नक्षत्र भी चलने लगे। तभी निश्चय हम दोनों के पास आते हुए बोला, अरे माँ, हम ये बोल रहे थे। बोलते बोलते वह रुका क्योंकि पूजा जी के बगल में मिस्टर नक्षत्र कुमार थे। उसने उन्हें ना पहचानते हुए पूजा जी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसकी बात समझते हुए पूजा जी बोली, ये तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड हैं, मिस्टर नक्षत्र कुमार। हम सब साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। अरे तब तो ये स्वाति आंटी को भी जानते रहे होंगे, निश्चय ने अचानक ही बोल दिया। तो जहाँ हैरानी से नक्षत्र निश्चय को देखने लगा, वहीं निश्चय की नज़र पूजा जी के सफ़ेद पड़े हुए चेहरे पर पड़ी। उसने बात बदलते हुए बोला, ठीक है माँ, आप जाइए, कन्यादान की रस्म होने वाली है, मैं इन्हें डिनर करवा देता हूँ। बाड़ी आपको कब से ढूंढ रही थी। अब पूजा जी के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वह वहाँ से जाते हुए बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ, इन्हें डिनर करा देना और मेहमान वाले रूम में ठहरा देना आराम के लिए। इतना बोलकर पूजा जी वहाँ से चली गई। इस वक्त उसके मन में बस इतना चल रहा था कि किसी भी तरह नक्षत्र के जाने के पहले बाड़ी को नक्षत्र की नज़रों से किस तरह दूर रखना है। इधर निश्चय ने उन्हें गेस्ट रूम में छोड़ा और वहां से जाने लगा। रास्ते में उसे बाड़ी मिली तो उसने बोला, सुनो बाड़ी, पापा के कोई फ्रेंड आए हुए हैं, गेस्ट रूम में हैं, तुम प्लीज उनके रूम में पानी रख देना। इतना बोलकर निश्चय कान में फोन लगाते हुए वहां से निकल गया। दरअसल हुआ ये था, जब वह मिस्टर नक्षत्र को गेस्ट रूम में लेकर गया था तो उन्होंने उससे बताया था कि उनके रूम में पानी रखवा दे। वह वहां से निकला ही था कि तभी उसके फोन में किसी का कॉल आ गया और सामने से आती बाड़ी पर उसकी नजर पड़ी तो उसने बाड़ी को पानी रखने के लिए बोल दिया। पानी का जार लेकर गेस्ट रूम के अंदर आने के लिए बाड़ी ने जैसे ही दरवाजा खोला, इससे पहले कि वह अंदर जा पाती, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आप सामने खड़े मिस्टर अरविंद थापड़ ने बाड़ी के हाथ में पानी का जार देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो अंकल आपके कोई फ्रेंड आए हुए हैं तो उन्हें पानी देने आई थी। वो मैं खुद नहीं आई थी, निश्चय ने मुझे बोला था पानी देने के लिए। बाड़ी ने अपनी सफाई दी। देखो बाड़ी, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं तुम्हारा बुरा भी नहीं सोचता। आखिर तुम स्वाति की बेटी हो, इसमें तुम्हारी भी तो कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें जो बोला है उसके बारे में क्या सोचा है तुमने। उनकी बातें सुनकर बाड़ी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी नम हो चुकी आंखों से मिस्टर थापड़ को देखा और बोली, जी मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन निश्चय और घर पर। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मिस्टर थापड़ उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोले, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, बस मिनी की विदाई के बाद तुम तैयार रहना। इतना बोलकर उन्होंने बाड़ी के हाथ से पानी का जार लिया और उसे जाने का इशारा किया। फिर खुद जाकर नक्षत्र के कमरे में पानी का जार रखा। अरविंद, तुम हो क्या। बोलते हुए नक्षत्र ने रूम की लाइट ऑन कर दी। अब तू आराम कर, मुझे थोड़ा काम है, मिनी की विदाई के बाद बात करते हैं, अब मैं जाता हूँ, बोलकर अरविंद थापड़ वहां से चले गए। सुबह के वक्त मिनी की विदाई की तैयारियां चालू थीं। वही इस वक्त बाड़ी की आंखें आंसुओं से लबालब भरी थीं। अब ये आंसू मिनी क्या जाने कि गम में था या अरविंद थापड़ की बातों का, ये तो बाड़ी ही जानती थी। मिनी के गले लगकर बाड़ी जोर से रो पड़ी। किनारे खड़ा निश्चय दोनों के पास आकर बाड़ी को उससे अलग करके पूजा जी के पास खड़ा कर दिया और खुद मिनी को गले लगा लिया। उसके गले लगते ही रोते हुए मिनी धीरे से बोली, भाई इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप बाड़ी को अपने दिल की बात बता दो। मुझे बाड़ी का व्यवहार इस समय समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे बोलने के लिए बहुत कुछ है उसके पास, लेकिन बोल नहीं पा रही। इससे पहले देर हो जाए आप प्लीज उसे शादी कर लो। मिनी घर से जा चुकी थी। घर में शांति पसरी हुई थी। निश्चय मिस्टर नक्षत्र को छोड़ने गया हुआ था। घर पर पूजा जी
मिस्टर अरविंद थापड़ और बाड़ी अपनी थकान मिटा रहे थे। बाड़ी, चलो बेटा, आपसे कुछ बात करनी है। बोलते हुए मिस्टर थापड़ बाड़ी को अपने साथ स्टडी में ले गए। अधूरी नींद, सूजी हुई लाल आंखें, चेहरे से उसकी थकावट को साबित कर रहा था। बाड़ी को ऐसे देखकर एक पल को मिस्टर थापड़ को थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए बाड़ी को कुर्सी में बैठने का इशारा किया। उसके बैठते ही उन्होंने उसके हाथ में कुछ पेपर्स दिए और बोले, ये सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे काम की हैं। कोई भी जरूरत होगी तो मुझे बेझिझक फ़ोन कॉल कर देना। और तुम्हारे लिए नया फ़ोन और नई सिम। मैं नहीं चाहता कि तुम निश्चय के संपर्क में आओ। हकीकत जानकर तो वैसे भी ये रिश्ता नहीं टिक पाएगा ना। इसी में सबकी भलाई है। बाड़ी, तुम्हें भी लगता होगा कि मैं बहुत कठोर बन रहा हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ ना। आई होप तुम मेरी मजबूरी समझोगी। बाड़ी अपने आंसू पोंछते हुए, नहीं अंकल, आप कठोर नहीं, मेरा वक्त कठोर है। अगर आप अभी ये कदम नहीं उठाते तो बाद में सच्चाई सामने आती ही ना। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही सब ठीक करने की कोशिश करूंगी और अपनी गलती सुधार लूंगी। आज मिनी को गए हुए 1 हफ्ते बीत चुके थे। इस बीच निश्चय को बाड़ी के बोलचाल और रहन सहन में पहले की अपेक्षा बहुत बदलाव नजर आने लगे थे। पूजा जी को लगता था बाड़ी मिनी के जाने से अपसेट है। निश्चय को अब थोड़ा सा डर लगने लगा था। सुनो बाड़ी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलते हुए निश्चय उसके कमरे में आया। बाड़ी, जो अभी भी ड्रेसिंग के सामने बैठी रेडी होने का बस दिखावा कर रही थी, उसने धीरे से बोला, हाँ बोलिए। निश्चय, तुम्हें होटल ब्लैक रोज याद है? बाड़ी, हाँ क्यों? निश्चय, तुम्हें शाम 7 बजे वहां पहुंचना है। मैं वहीं इंतजार करूंगा तुम्हारा। अब बाड़ी उठकर निश्चय के पास गई। इससे पहले निश्चय कुछ समझ पाता, वह जल्दी से उसके सीने से लगते हुए बोली, आई एम सॉरी निश्चय। निश्चय वैसे ही खड़े खड़े बोला, सॉरी किस लिए? बाड़ी, अभी तक की अपनी सारी गलती, नासमझी और नादानी के लिए। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कहीं जा रही हो और जाने से पहले अब तक की सारी गलतियों की माफ़ी मांगनी जरूरी हो। निश्चय ने उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, फिर खुद से अलग कर उसके बाल सही करते हुए बोला, ध्यान रखना अपना, और हाँ, मैं इंतजार करूँगा। याद से टाइम पर आ जाना। अभी मुझे निकलना है, चलो बाय। इतना बोलकर निश्चय वहाँ से निकल गया। पीछे खड़ी बाड़ी की आंख में एक बार फिर आंसू आ गए। उसके निकलते ही उसने अपने कमरे में एक नज़र डाली, जहां साइड में 2 बड़े बड़े सूटकेस रखे हुए थे। जाने किस कलम से ऊपर वाले ने मेरे इश्क का कलमा लिखा। सबके नसीब में सितारों भरा आंचल और मेरी तकदीर में एक दर्द भरा नगमा लिखा। आह बाड़ी, सच में इश्क में इंसान क्या क्या नहीं बन जाता। अब देख खुद को ही एक नॉर्मल इंसान से शायर बन गई, वो भी हफ्ते भर के अंदर। बाणी ने खुद से ही कहा और एक एल्बम निकालकर उसे पलटने लगी। दूसरी तरफ निश्चय मिनी से मिलने उसके घर गया हुआ था। उसे देखते ही मिनी आकर उसके गले लगते हुए बोली, आई मिस यू सो मच भाई। उसके आगे पीछे देखते हुए, बाणी नहीं आई मुझसे मिलने? फिलहाल नहीं, आएगी वह भी। मैंने सोचा मैं ही तुझसे मिलता चलूं। निश्चय ने जवाब दिया। मिनी, बेटा, अब क्या भाई को घर के अंदर भी नहीं आने दोगी? मृत्युंजय की माँ ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा। निश्चय आगे बढ़कर मृत्युंजय की माँ और दादी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। कुछ देर बाद वहाँ बात करने के बाद निश्चय वहाँ से चला गया। होटल ब्लैक रोज, शाम 7 बजे। निश्चय कब से अपनी कलाई घड़ी में देख रहा था और होटल के ग्राउंड में टहले जा रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। ग्राउंड काफी खूबसूरती से सजाया गया था। सेंटर में टेबल पर पिंक लिली के फ्लावर्स रखे हुए थे। पिंक लिली बाड़ी को बहुत पसंद थी। कभी कभी इस बात पर मिनी उसे चिढ़ाया भी करती थी, और उसे हटके तुझे ये पिंक लिली ही पसंद आई तो वह साफ शब्दों में कहती थी, मुझे ये पिंक लिली बहुत पसंद है। इसकी पंखुड़ी देख, कितनी कोमल और साफ सुथरी सी हैं। माना ये एक सीजन में खिलती हैं, लेकिन जब भी खिलती हैं कई दिनों तक बिना मुरझाए ऐसे ही रहती हैं। किताब लिए हुए बैठा निश्चय बिना उसकी नज़र में आए उसकी बातें सुनता रहता था और मुस्कुरा देता था। अभी निश्चय इन सब में खोया ही था कि तभी उसके फ़ोन में मिनी का कॉल आया। हाँ मिनी बोल। फ़ोन उठाकर निश्चय ने बोला, तो क्या हुआ भाई, हो गई तैयारी? मिनी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हाँ, प्लान के अकॉर्डिंग तैयारी तो हो गई। 7:30 बज रहे हैं, लेकिन बाड़ी अभी तक आई नहीं। निश्चय ने परेशान होते हुए बोला, आ जाएगी भाई, आ जाएगी, चिंता मत करो। आपने बुलाया है
तो वह अपने तामझाम कर रही होगी। कब से इंतजार किया था उसने कि कब उसके सपनों का राजकुमार उसे पिंक लिली देकर प्रपोज करेगा। फाइनली आपने उसे बुलाया है तो उसे आने में टाइम तो लगेगा ना। अभी तक आपने इंतजार करवाया उसे, अब थोड़ा इंतजार आप भी कर लो, मिनी ने बोला और फिर ऑल द बेस्ट बोलकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन कटने के बाद निश्चय एक बार फिर बाड़ी के बारे में सोचकर मुस्कुराते हुए बैठ गया। इधर घर में, बाड़ी तुम तैयार हो बेटा, मिस्टर थापड़ ने बाड़ी को बोला तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और अपने साथ 2 ट्रॉली बैग लेकर बाहर निकली। अरे बाड़ी बेटा कहाँ जा रही हो तुम, वह भी इतना सामान लेकर, पूजा जी ने बाड़ी को ट्रॉली लेकर जाते हुए देखकर पूछा। बाड़ी कुछ जवाब दे पाती उसके पहले ही मिस्टर थापड़ ने पूजा जी को जवाब दिया। अरे पूजा जी, ऑफर आया है बाड़ी को, उसी के लिए बाहर जा रही है कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन में आ जाएगी। एक तरफ तो आप कहती हैं कि कहीं जाते वक्त पीछे से टोकना नहीं चाहिए और आज आप ही आवाज लगा रही हैं। अब पूजा जी आगे बढ़कर बाड़ी के सर पर हाथ फेरती हैं और मुस्कुराते हुए बोलती हैं, खूब तरक्की करो मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना, टाइम टाइम पर फोन करते रहना और खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना। निश्चय भी घर पर दिखाई नहीं दे रहा था, पता नहीं किधर है, उसे बता तो दिया है ना। पूजा जी ने इधर उधर देखते हुए बोला। अब मिस्टर थापड़ ने बात बदलते हुए बोला, अरे फोन किया था उसे, फोन ही नहीं उठा रहा है, बता दूंगा, वह भी खुश होगा। अब हमें चलना चाहिए, लेट हो जाएगा, चले बाड़ी। मिस्टर थापड़ के इतना बोलते ही बाड़ी उनके साथ बाहर निकल गई। वहीं इन सब बातों से बेखबर निश्चय बार बार कलाई की घड़ी में टाइम देखते हुए बाड़ी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था उसका इंतजार बस इंतजार ही रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट में मिस्टर थापड़ के साथ खड़ी बाड़ी अपने बोर्डिंग पास हाथ में घुमाते हुए चारों तरफ देख रही थी, मानो जानने की कोशिश कर रही हो कि अब उसकी किस्मत उसे कहाँ लेकर जाएगी। बार बार उसकी आंखें झिलमिला रही थीं और वह उन्हें बार बार पलकें झपकाकर आंखों के अंदर ही कैद करने की कोशिश कर रही थी। इधर निश्चय वहीं बैठे बैठे उसने एक नज़र घड़ी पर फिर दौड़ाई। रात के 12 बज रहे थे। उसने अपनी पैंट की जेब से सेल फोन निकाला और बाड़ी को कॉल लगा दिया। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाह रहे हैं अभी उपलब्ध नहीं है। जाने कितनी बार उसने कॉल किया और हर बार एक ही जवाब आया। उसने फ़ोन को एक तरफ टेबल पर रखा और खुद उसके सामने चेयर लगाकर बैठ गया। क्या पता वह कब आ जाए। अगर वह चला गया और इसके बाद वो आ गई तब क्या करेगा। इसी सब में सारी रात इंतजार करते करते उसकी आंखें कब लग गईं उसे पता ही नहीं चला। सूरज की किरणें जैसे ही चेहरे पर पड़ी तो कसमसाकर उसने अपनी आंखें खोलीं। चारों तरफ का नज़ारा देखकर कुछ पल तो वह समझ नहीं पाया। फिर अचानक ही उसे रात का सब कुछ याद आ गया। अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला तो उसका फ़ोन वहाँ नहीं था। इधर उधर नज़र दौड़ाने पर टेबल पर रखा फ़ोन उसे दिखाई दिया। उसने तुरंत बाड़ी को कॉल किया। एक बार फिर कनेक्ट नहीं हो पाया। एक पल को उसे बहुत गुस्सा आया। कितनी मुश्किल से उसने बाड़ी के लिए ये सब प्रिपेयर किया था और वो आई तक नहीं। ऊपर से अपना फ़ोन पता नहीं कहाँ रखा है। दूसरे ही पल उसके मन में ख्याल आया, कहीं बाड़ी किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। उसने तुरंत घर के नंबर पर फ़ोन किया। सामने से पूजा जी ने जैसे ही फ़ोन रिसीव किया, निश्चय ने उनसे पूछा, माँ बाड़ी है क्या घर पर? नहीं तो। उन्होंने बस इतना ही बोला कि निश्चय का हाथ फ़ोन पर कस गया, जबकि दूसरी तरफ से पूजा जी बोलती जा रही थीं, अरे तुझे तो पता है ना, तुझसे बताकर ही तो गई है। बीप बीप बीप। निश्चय ने फ़ोन काट दिया। उनकी इस बात का कि तुझसे बताकर ही तो गई है दूसरा ही मतलब निकाल लिया। उसे लगा बाड़ी उससे मिलने के लिए घर से निकली थी लेकिन उस तक पहुंची नहीं। इसका मतलब शायद वह किसी मुसीबत में है। अब उसे क्या पता वह मुसीबत में नहीं बल्कि उससे बहुत दूर जा चुकी है। वह जल्दी से अपने कार की चाबी उठाकर होटल के बाहर की तरफ दौड़ा। कुछ ही देर में उसकी कार हाईवे पर हवा से बातें कर रही थी। सुबह से शाम तक वह बस हर जगह बाड़ी को ढूंढता रहा। इन सब में उसने एक नज़र अपने फ़ोन में भी नहीं देखा जिस पर घर के सारे मेंबर्स के बहुत सारे मिस्ड कॉल चढ़े हुए थे। उसने हर जगह बाड़ी को ढूंढ लिया लेकिन उसे बाड़ी कहीं नहीं मिली। थका हुआ था वह अपने घर में आया तो पूजा जी की नज़र उस पर पड़ी। बिखरे बाल, सूजी हुई लाल आंखें, अनबटन शर्ट, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जंग के मैदान से आया है। पूजा जी ने आगे बढ़कर निश्चय से पूछा, अरे बेटा
सुबह से शाम तक कहाँ थे तुम? और ये क्या हुलिया बनाकर रखा है अपना? उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। निश्चय अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गया। उसे कुछ घंटे पहले की बात याद आई, जब वह बाड़ी को ढूंढ रहा था तो रास्ते में उसकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होते होते बचा था। जब वह गाड़ी रोककर नीचे उतरकर उसके पास गया तो उसे मिस्टर थापड़ का ड्राइवर देखा। अभी अभी जिसका एक्सीडेंट होते होते बचा था, ये वही था। उसने उससे पूछा कि यहाँ क्या कर रहा है। तब उस ड्राइवर ने बताया कि कल रात जब बाड़ी मैडम को साहब जी के साथ एयरपोर्ट छोड़ा था, उसके बाद लौटते हुए जब गाड़ी खराब हो गई थी तो साहब जी नई गाड़ी बुलवाकर घर चले गए थे और वह उस अनजान और सुनसान जगह पर सारी रात रहा। उसके बाद सुबह गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल पैदल ही वापस ही आ रहा था कि इतने में ही निश्चय की गाड़ी से टकराते टकराते बचा था। उसकी बात सुनकर निश्चय को एक और झटका लगा था। उसने ड्राइवर को घर ड्रॉप किया और उसके बाद दोबारा बाड़ी को हर जगह ढूंढा। वह एयरपोर्ट पर भी गया था लेकिन बाड़ी का कुछ पता नहीं चला। बहुत कुछ सोचकर वह घर आ गया था। ठक 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 दरवाजे पर हुई दस्तक से वह अपनी सोच से बाहर आया और दरवाजा खोलकर देखा तो सामने पूजा जी खड़ी थीं। उनके हाथ में खाने की थाली थी। अंदर आकर थाली को मेज पर रखकर पूजा जी निश्चय के पास आकर उसे बेड पर बिठाते हुए बोली, क्या बात है निश्चय, क्यों परेशान हो? ऐसे तो कभी नहीं रहते तुम, जैसे बनकर आज आए हो। उनका इशारा निश्चय के हुलिये और कपड़ों की तरफ था। कुछ नहीं हुआ माँ, फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर वह बाथरूम की तरफ चला गया। कुछ देर में जब वह वापस आया तो पूजा जी बैठी उसी का इंतजार कर रही थीं। निश्चय को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब वो उनके सामने बैठकर खाने लगा, खाते खाते निश्चय को कुछ ध्यान आया और उसने पूजा जी की ओर देखते हुए पूछा, माँ कलवाड़ी घर से कितने बजे निकली है? पूजा जी, यही कोई शाम 7 बज रहे थे। मैंने पूछा भी था कि तुझे बता तो दिया है ना? तेरे पापा ने बताया था कि तुझसे बताकर ही जा रही है। ये लड़की भी ना पता नहीं किस चीज़ की पढ़ाई बची थी जो बाहर जाकर कर रही है। अब जब आएगी तो अच्छे से खबर लूँगी। हम निश्चय ने छोटा सा जवाब दिया और फिर चुपचाप खाना खाने लगा। इस वक्त बहुत कुछ था उसके मन में जो चल रहा था, लेकिन पूजा जी के सामने उसने कुछ नहीं कहा। खाने के बाद जब पूजा जी वहाँ से वापस चली गईं तो निश्चय ने एक बार फिर बाड़ी के नंबर पर कॉल लगाया और एक बार फिर उसका फ़ोन नहीं लगा। रात भर वो बाड़ी के बारे में सोचता रहा। फिर जाने किस पहर उसे नींद आ गई। एक छोटा मगर खूबसूरत घर जिसके चारों तरफ काफ़ी सारे पिंक लिली के फूल लगे हुए थे। देख रेख के अभाव में ये बिल्कुल उजाड़ लग रहा था, लेकिन फिर भी उसके लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं था। आखिर ये उसकी माँ का घर था। उसने अपने हाथ में पकड़ी चाबी के गुच्छे से, जो कि एक चांदी के छल्ले में फंसा हुआ था, देखने से ही पता चलता था कि ये काफ़ी पुरानी डिजाइन का है, से ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन ताले में जंग लग चुका था, जिस वजह से ताला नहीं खुला बल्कि उसे तोड़ना पड़ा। देखकर ही लग रहा था कि यहाँ अभी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसे अच्छे से याद था कि उसकी माँ की मौत के चंद रोज पहले वह उनके साथ ही यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ शिफ्ट होने से पहले ही माँ की मौत हो गई थी और वह निश्चय के घर चली गई थी। इस घर के बारे में उसने कभी किसी से जिक्र भी नहीं किया था। उसने अपना सारा सामान किनारे रखा और कुर्सी पर बैठ आराम करने को हुई कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें मिस्टर अरविंद थापड़ का फ़ोन आ रहा था। जैसे उसने फ़ोन रिसीव किया, सामने से मिस्टर थापड़ की आवाज़ आई, मिस्टर थापड़, बाड़ी ठीक ठाक से पहुंच गए बेटा। कुछ ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। हालांकि मैंने तुम्हारी सारी व्यवस्था करवा दी है। हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी आ जाया करेंगे और कुछ ज़रूरत हो तो बेझिझक बताना। बाड़ी, हाँ कल मैं ठीक से पहुंच गई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब आप मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, वरना निश्चय को शक हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच दूरी आ जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत होइएगा। इतना बोलकर वाणी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वाणी एक गहरी सांस लेकर बैठ गई और सुस्ताने लगी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर थापड़ फ़ोन डिस्कनेक्ट करके जैसे ही पीछे मुड़े, गुस्से में खड़ा निश्चय उन्हें ही देख रहा था। और कितना गिरेंगे पापा आप? मुझे उससे अलग करने के लिए आपने उसे ही रास्ते से हटा दिया। आपको पता है एक दिन आप बहुत पछताएंगे। इतना बोलकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गया।
दरवाजे पर खड़ी पूजा जी आंखों में आंसू लिए जैसे सदमे में खड़ी थीं। कहाँ है मेरी बच्ची, मिस्टर अरविंद थापड़? पूजा जी ने गुस्से में अपनी कपकपाती आवाज से पूछा। शादी के इतने सालों में आज पहली बार उन्होंने मिस्टर थापड़ को ऐसे संबोधित किया था। वह बताया तो था हमने आपसे, अपनी स्टडी के काम से बाहर गई है। मिस्टर थापड़ ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। मैंने बहाना नहीं, जवाब मांगा है, और प्लीज मुझसे झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। उनकी आवाज़ में बाड़ी के लिए चिंता साफ झलक रही थी। जहाँ भी है बिल्कुल सही है, और अब हम इसके आगे कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझते। इतना बोलकर बिना पूजा जी की तरफ देखे मिस्टर थापड़ कमरे से बाहर निकल गए। घर को घर की हालत में लाने में बाड़ी को पूरे 1 हफ्ते लग गए, लेकिन इन सब में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। यहाँ रहकर उसने कुछ जगहों पर अपनी जॉब के लिए रिज्यूम भी डाल दिए थे। उसने अपनी माँ का पुराना घर बेचकर कुछ सेविंग कर ली थी जहाँ वह पहले रहती थी। अब अगर कुछ दिन वह कुछ भी ना करेगी तो भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। उसने मिस्टर थापड़ के दिए हुए अकाउंट को हाथ भी नहीं लगाया था। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि इतने सालों तक थापड़ फैमिली ने उसे अपने घर में जगह दी और उसे इस काबिल बनाया कि आगे किसी के सामने हाथ ना फैला सके। वह बैठी थी, तभी उसके फ़ोन में एक कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही उसे पता चला कि कल उसकी जॉब का इंटरव्यू है। फ़ोन रखकर वह किचन की तरफ बढ़ गई और अपने खाने के लिए मैगी उबाल ली। रूम में निश्चय अपने सर के बाल नोचते हुए इधर उधर टहल रहा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसे इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई, जबकि उसे अच्छे से पता था कि पापा बचपन से ही उसे बाड़ी से दूर रहने को बोला करते थे। इसी वजह से अपने दिल में बेशुमार प्यार होते हुए भी उसने कभी बाड़ी के सामने इजहार नहीं किया। इनफैक्ट उसे ही उल्टा समझाता रहा कि मुझसे दूर रहे, लेकिन जब तक उसे समझ आया कि वो उससे दूर नहीं रह सकता, तब तक तो पापा ने बाड़ी को उससे दूर कर ही दिया। ऐसी क्या वजह थी कि वह बाड़ी को निश्चय के साथ नहीं देखना चाहते थे। उसने हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल से खुद पर ही पानी डाला और गुस्से में उस बोतल को जैसे ही मिरर की तरफ फेंकने को हुआ, किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। निश्चय ने सामने देखा तो मिनी वहां खड़ी थी और उसके बगल में मृत्युंजय भी। आपके ऐसा करने से बाड़ी वापस नहीं आएगी भाई, मिनी ने दुखी होते हुए बोला। वह यहाँ निश्चय और बाड़ी को साथ देखने आई थी, लेकिन यहाँ आकर उसे कुछ और ही देखने को मिल गया। निश्चय ने थोड़ा हैरानी से मिनी की तरफ देखा। वो माँ ने मुझे बता दिया कि बाड़ी कहीं चली गई है, उसने हल्के से कहा। वह खुद से नहीं गई कहीं, पापा ने पहुँचाया है उसे यहाँ से दूर, हम सब से दूर, कभी लौट कर ना आने के लिए, मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाने के लिए। मुझे अच्छे से पता है पापा ने उसे मजबूर किया है, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस वजह से वह चुपचाप से इस घर से चली गई। मेरे लिए जो किसी से भी लड़ जाती थी, वो आज चुपचाप बिना कुछ बोले मुझे छोड़ गई। तो जरूर कोई ऐसी बात है जिससे वह मजबूर हो गई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पापा किसी की मजबूरी का भी फायदा उठा सकते हैं। निश्चय गहन दुखी स्वर में बोला। तुम तीनों नीचे चलकर बैठो, मैंने तुम्हारे पापा को भी बुला लिया है। अभी तक चुप थी क्योंकि मुझे लगता था कि चीज़ें समय के साथ अपने आप सही हो जाएंगी। अब लगता है कि चीज़ें हमें खुद को सही बनानी होंगी। मेरी बच्ची गई है इस घर से, मिस्टर थापड़ को जवाब तो देना ही पड़ेगा। इतना बोलते हुए पूजा जी की आंखें धुंधलाने लगी थीं। कुछ देर में वहाँ पर पूजा, मिनी और निश्चय के साथ मिस्टर थापड़ बैठे हुए थे। मृत्युंजय को किसी जरूरी काम से जाना पड़ गया था और उसका मानना था ये उनकी फैमिली के बीच की आपसी बात है और अभी उसका इन सब में इन्वॉल्व रहना सही चीज़ नहीं है। पूजा जी को भी उसकी बात अच्छी लगी थी, इसलिए उन्होंने उसे जाने से नहीं रोका था। ये सब क्या है पूजा? मिस्टर थापड़ हाथ में पकड़ी हुई फाइल के पन्ने को पलटकर जैसे ही देखा, उसे टेबल में पटकते हुए गुस्से में पूछा। वही जो आप देख रहे हैं और वही जो मुझे पहले कर देना चाहिए था। मुझे अच्छे से याद है जब मैं बाड़ी को इस घर में लाई थी तो मेरी आपसे 15 दिन तक बात नहीं हुई थी। आप नाराज थे मुझसे क्योंकि आप मेरे इस फैसले से खुश नहीं थे। हाँ, नहीं था मैं खुश क्योंकि वो स्वाति की बेटी थी। मिस्टर थापड़ ने दांत दबाते हुए बोला। हाँ हाँ, क्यों पसंद होगी तुम्हें स्वाति? आखिर तुम नक्षत्र के दोस्त जो हो। पूजा, अब इसमें नक्षत्र कहाँ से आ गया बीच में? वैसे ही जैसे आपने स्वाति को लाकर रख दिया है बीच में, वह भी तब
जब वह इस दुनिया में भी नहीं है। तुम यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, जबकि तुम्हें अपनी माँ को ये सब चीज़ें समझाना चाहिए। उम्र के इस पड़ाव में उन्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए, वह भी उस लड़की के लिए जिसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता, सिवाय इसके कि स्वाति उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। निश्चय कुछ बोलने को हुआ ही था कि पूजा जी ने हाथ दिखाकर उसे रोका और बोली, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, अब तुम चुपचाप किनारे ही रहना। पूजा, जिस लड़की के लिए तुम हमारा रिश्ता खत्म करने में लगी हो, जिस स्वाति के लिए तुम आज मेरे खिलाफ हो, उसकी माँ की वजह से ही तुम अनाथ हुई थी। मिस्टर थापड़ ने इतना ही बोला था कि तभी चटाक एक जोरदार थप्पड़ अरविंद जी के चेहरे पर पड़ा था। गुस्से में आंसुओं के साथ खड़ी पूजा जी उन्हें उंगली दिखाते हुए बोली, अब एक और शब्द नहीं, एक भी नहीं। क्या जानते हो तुम उनके बारे में, जो चले इतना बड़ा इल्जाम लगाने। हॉल में शांति पसर गई। मिनी ने निश्चय का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये सन इंडस्ट्रीज। बाणी ने वहां पर पहुंचकर रिसेप्शन पर अपनी फाइल दिखाई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे वेटिंग हॉल में जाने का इशारा किया। लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद बाड़ी को बुलाया गया। 10 शेयर होल्डर्स के साथ बैठे मिस्टर नक्षत्र की नज़र जैसे ही बाड़ी पर पड़ी, वह उसे देखता ही रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। चंद मिनटों के इंटरव्यू के बाद उसे बाहर इंतजार करने को बोला गया। कुछ देर बाद जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वाणी का सिलेक्शन चेयरमैन की पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर हो गया था। नक्षत्र ने अपनी सेक्रेटरी से वाणी की फुल इंफॉर्मेशन डिटेल्स मंगवाई, लेकिन उसमें उसे कुछ खास नहीं मिला। 2 दिन में वाणी को ऑफिस ज्वाइन करने को बोलकर नक्षत्र वहां से चला गया। वह ऑफिस से बाहर जा ही रही थी कि तभी सामने से आ रही कार से जोरदार टक्कर हुई और खून से लथपथ वाणी एक किनारे पर पड़ी हुई थी। वो एक छोटा सा 2 BHK का घर था, जिसमें एक औरत अपनी बेटी के साथ बैठी सब्जी काट रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। स्वाति जाकर देखा, बेटा कौन आया है। उन्होंने अपने पास बैठी 20 साल की अपनी बेटी स्वाति को दरवाजा खोलने का इशारा किया। उनके बोलते ही स्वाति उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोली, पापा आज आप इतनी जल्दी आ गए। सामने खड़े इंसान ने अपनी बेटी के सर पर हाथ फिराकर अंदर आते हुए बोले, हाँ आज ऑफिस की जल्दी छुट्टी हो गई थी इसलिए। उनके इतना बोलते ही स्वाति फिर से बोली, फिर तो आज मैं और मम्मा आपके साथ शॉपिंग पर चलेंगे। मेरे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी होने वाली है, उसके लिए मुझे कुछ ड्रेस लेनी है। हम ठीक है, अपनी माँ को बोल देना, हम तैयार रहेंगे, हम साथ चलेंगे। उन्होंने सोफे पर बैठते हुए बोला, लग रहा है इस बार आपका बोनस जल्दी मिल गया है। सिया जी पानी का गिलास उन्हें पकड़ाते हुए बोली। ये छोटा सा परिवार था जिसमें राघव अपनी पत्नी सिया, इकलौती बेटी स्वाति के साथ रहते थे। वह कंपनी में काम करते थे और अपने परिवार में बहुत खुशी से थे। स्वाति बहुत खुश थी। उसने अपने माँ पापा के साथ ढेर सारी शॉपिंग की थी। आखिर उसकी फेयरवेल इसी महीने के आखिरी में थी। तीनों हंसते हुए वापस जा ही रहे थे, तभी उनकी कार रास्ते में सामने से आ रही कार उनकी कार से जा टकराई। कुछ ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। कुछ ही देर में सब लोग हॉस्पिटल में थे। सिया जी के हाथ और सिर में पट्टी बंधी हुई थी। उनके ठीक बगल में स्वाति भी बैठी अपनी माँ को संभाल रही थी। उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन अंदर ओटी में राघव जी जिंदगी और मौत के बीच जंग में थे। अब कैसे हैं आपके पापा? बोलते हुए एक शख्स उन दोनों के सामने खड़ा था। ये वही थे जिनकी कार से स्वाति और उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। स्वाति ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, पता नहीं, डॉक्टर अभी तक पापा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऐसे बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकी थी, क्योंकि ये शख्स और कोई नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड पूजा के पापा मिस्टर निरंजन सारंग थे। उन्होंने सर झुका लिया और उन दोनों के पास ही खड़े होकर डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगे। तभी ओटी रूम का दरवाजा खुला और हाथ से ग्लव्स उतारते हुए डॉक्टर बाहर आ गए। उन्होंने उन दोनों माँ बेटी की तरफ देखा जो आस लगाए बैठी थीं, उन्हीं की तरफ बढ़ाए और बोले, आई एम सॉरी। उन्होंने स्वाति के सर पर हाथ फेरा और धीरे से बोले, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। यू आर ब्रेव गर्ल, खुद को और अपनी माँ को संभालो। इतना बोलकर डॉक्टर अपनी टीम के साथ वहां से निकल गए।
स्वाति चुपचाप खड़ी रह गई। उन तीनों का हंसता खेलता परिवार चंद पलों में उजड़ गया था। स्वाति और पूजा बेस्ट फ्रेंड थीं। वह दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। पूजा की शादी अरविंद थापड़ से बचपन में ही उनके पापा निरंजन सारंग ने तय कर दी थी। अरविंद, पूजा और स्वाति कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। आजकल निरंजन सारंग अक्सर स्वाति के घर पर आते रहते थे। उनके साथ पूजा भी आती थी। सिया राघव के जाने के डिप्रेशन में जा रही थी। बस इसी वजह से इंसानियत के नाते निरंजन सारंग उनके साथ साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया करते थे। आखिर राघव जी की डेथ उन्हीं की वजह से हुई थी। कॉलेज में पूजा, चलो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, अरविंद ने खुश होते हुए कहा, जो स्वाति के साथ खड़ी किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। स्वाति, तुम भी चलो हमारे साथ में, यहाँ अकेले क्या करोगी? अरविंद ने स्वाति को भी साथ चलने को कहा। तीनों कैंटीन में बैठे थे कि तभी सामने से एक स्मार्ट सा लड़का आता हुआ दिखाई दिया, जो करीब करीब अरविंद की ही उम्र का था। उस लड़के ने आते ही अरविंद से हाथ मिलाकर उसके गले लग गया। अरविंद ने पूजा और स्वाति से मिलवाते हुए उन दोनों का परिचय कराया। ये मेरा दोस्त नक्षत्र, नक्षत्र कुमार, ये मेरी मंगेतर पूजा और ये इनकी दोस्त स्वाति। इस दौरान उस लड़के की नज़र पूरे समय स्वाति पर ही टिकी थी। स्वाति कुछ देर तक चुप रही, लेकिन जब उस लड़के की नज़र खुद पर बर्दाश्त नहीं हुई तो वो उठते हुए बोली, अच्छा पूजा, तुम लोग अपना टाइम स्पेंड करो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वह उठकर वहाँ से बाहर की तरफ चल दी। अब उस लड़के ने भी बहाना बनाकर बाहर की तरफ चल दिया। बाहर आकर कुछ दूर चलकर उसने स्वाति को आवाज़ लगाई, अरे सुनिए तो। स्वाति ने पलटकर एक नज़र उसे देखा, फिर चुपचाप आगे बढ़ गई। अरे सुनो तो। नक्षत्र ने एक बार फिर से आवाज़ लगाया, क्या है? स्वाति ने रुखाई से जवाब दिया, वो मुझे किसी से पहली नज़र वाला प्यार हो गया है। नक्षत्र ने बोला, तो उसके पीछे जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाँ तो उसी के पीछे तो आ रहा हूँ। बोलते हुए नक्षत्र जाकर स्वाति के सामने खड़ा हो गया। इसके आगे वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही स्वाति के सामने कार आकर रुकी। उसमें से निरंजन सारंग बाहर निकले। अरे अंकल आप, इतना बोल स्वाति उनके गले से लग गई और उनके साथ कार में वहां से निकल गई। नक्षत्र कुछ सोचकर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वापस लौट गया। एक दिन तुम खुद मेरी हो जाओगी, उसने हल्की सी आवाज में बोला, लेकिन उसकी आवाज में जिद साफ नजर आ रही थी। अक्सर ही नक्षत्र किसी न किसी बहाने स्वाति को परेशान करता रहता था। उसे चिढ़ाने के लिए एक मौका नहीं गंवाता था, लेकिन स्वाति को समझ आने लगा था कि नक्षत्र इतना भी बुरा नहीं है जितना वह उसे समझती है। धीरे धीरे उन दोनों की भी अच्छी बनने लगी थी। कॉलेज खत्म हो चुका था। आज भी सिया और स्वाति की हर जरूरत को पूरा करने के लिए निरंजन हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। पूजा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अक्सर उसके माँ और पापा के बीच झगड़े होते रहते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आज पूजा और अरविंद की शादी का फंक्शन था। स्वाति फंक्शन अटेंड करने के लिए आई थी। स्टेज पर बैठी पूजा ने उसे मुस्कुराकर अपने पास बुलाया। स्वाति के चेहरे पर उसे देखकर एक चौड़ी सी मुस्कान तैर गई। स्टेज पर आकर उसने उन दोनों को बधाई दी। काफी देर तक दोनों सहेली आपस में बातें करती रहीं। हाय, कयामती आ गई शांति सी गली में जब उन्होंने यहाँ अपना नाजुक सा कदम रख दिया। ये लाइन सुनकर स्वाति ने पलटकर देखा तो नक्षत्र अपने सीने पर हाथ रखे उसे ही देख रहा था। स्वाति ने मुंह बनाकर पूजा की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रही हो, अब ये यहाँ भी आ गया। पूजा ने भी आंख दिखाकर शांत रहने का इशारा किया। स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नक्षत्र भी पूजा और अरविंद को फ्लावर बुके पकड़ाते हुए स्वाति के बगल में खड़ा हो गया। आप दोनों एंजॉय करो, मैं अंकल आंटी से मिलकर आती हूँ, बोलकर स्वाति वहाँ से चली गई। क्या यार, भाभी आपकी दोस्त हमेशा ही करेले जैसी क्यों रहती है? नक्षत्र ने शिकायत किया। वह तो सबसे स्वीट रहती है, पता नहीं आपसे क्यों करती रहती है, पूजा ने जवाब दिया। देख तू मेरा दोस्त है इसलिए समझा रहा हूँ, वह लड़की तेरे फ्लर्टी नेचर को सूट नहीं करेगी। पूजा की दोस्त है इसलिए नहीं, बल्कि कॉलेज टाइम से उसे देख रहा हूँ, बहुत साधारण सी लड़की है वो, उसके साथ ये सब मत कर, अरविंद ने सीरियस लहजे में नक्षत्र से बोला।
नक्षत्र ने अब कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नज़रें तब भी स्वाति में ही टिकी थीं, जो कि मिस्टर और मिसेस सारंग के साथ मुस्कुराकर बातें कर रही थी। पूजा और अरविंद अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था। इस बीच नक्षत्र अब स्वाति को खुद से लेकर काफ़ी सीरियस था, लेकिन स्वाति बार बार उसे दूर रहने को ही कहती थी। शादी के साल भर में ही पूजा को एक बेटा हुआ, जिसका नाम स्वाति ने ही बहुत प्यार से निश्चय रखा। इस बीच मिस्टर और मिसेस सारंग का झगड़ा काफ़ी हद तक बढ़ गया था। मैं पूछती हूँ, आखिर वह कौन है जिसके लिए तुम मुझसे छुप छुप कर एक अलग ही दुनिया बसा कर बैठे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी और बेटी के होते हुए भी किसी और औरत? बस इतना ही बोल पाई थी कि निरंजन ने गुस्से में अपनी पत्नी आरती पर हाथ उठा दिया था। पैर पटकते हुए आरती जी अपने कमरे में चली गईं और निरंजन वहीं सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ गए। दरवाजे पर खड़ा अरविंद ये सब देखकर चुपचाप वापस चला गया, जो किसी काम के लिए मिस्टर निरंजन सारंग से मिलने आया हुआ था। गुस्से में आरती ने उस औरत से मिलने का फैसला कर लिया था, जिसके कारण उनके पति ने उन पर आज जिंदगी में पहली बार हाथ उठाया था। आरती आज उसी के घर के सामने खड़ी थी, जहां से अभी कुछ देर पहले निरंजन जी निकल कर गए थे। दरवाजा खटखटाने पर सिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक जहरीली मुस्कान के साथ आरती उनके सामने खड़ी थी। हमें नहीं बुलाएंगी अंदर? आरती ने पूछा तो सिया ने मुस्कुराते हुए उसे घर के अंदर बुलाया। कुछ दूर खड़े अरविंद का सिर अब चकराने लगा था। आरती जी के पीछे पीछे वह भी उनसे मिलने आया था, जो कि पूजा की माँ की दोषी थी। लेकिन स्वाति का घर और उसकी माँ को देखकर तो जैसे उसे सदमा ही लग गया। अब चुपचाप वहाँ से वापस चला गया। इस मैटर पर उसने किसी से कोई बात नहीं की। आरती ने सिया को बहुत बुरा बुरा सुनाया, अपनी जिंदगी खराब करने का दोष लगाया। जब उन्होंने अपने मन की भड़ास निकाल ली, उन्हें जलील करके आरती को बहुत सुकून मिला। वह बाहर जाने लगी, लेकिन फिर वापस मुड़कर जहर बुझे शब्दों में बोली, खुद का पति संभाल नहीं पाई और अब दूसरे के पति पर नजर डालते हुए शर्म भी नहीं आती? ऐसी औरतों को तो मर जाना चाहिए। इतना सब कुछ सुनाकर वो वापस अपने घर जा चुकी थी। घर आकर उन्होंने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, तो पूजा के साथ स्वाति बैठी उनका इंतजार कर रही थी। स्वाति को देखकर आरती ने उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, अरे स्वाति बेटा, आप कब आए? बस आंटी, अभी कुछ देर पहले ही। वो माँ का डॉक्टर बदलना था, इसलिए अंकल से मिलने आई थी। रास्ते में पूजा मिल गई तो उसी के साथ आ गई, स्वाति ने प्यार से जवाब दिया। आरती ने ना समझते हुए उसकी तरफ देखा। स्वाति कुछ बोलने को हुई, तभी निरंजन कमरे में आते हुए बोले, पूजा, स्वाति बेटा, आप दोनों बाहर जाकर बैठें, हम अभी आते हैं। दोनों के कमरे से बाहर जाते ही निरंजन ने गुस्से से एक नज़र देखा और कुछ बोले, जिस औरत के लिए कल तुमने इतना बखेड़ा खड़ा किया था, स्वाति उसी की बेटी है, उसकी और राघव की। राघव तो तुम्हें याद होगा ना, हमारा मैनेजर। मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन उसका एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था। मैं वजह था उसकी मौत का, इसलिए जिम्मेदारी उठाई थी उसके बिखरे हुए परिवार को समेटने की, इंसानियत के नाते, ना कि वैसे जैसा तुम समझ रही थी। डिप्रेशन के पेशेंट हैं सिया, ज़्यादा सोच नहीं सकती, थोड़ा भी टेंशन नहीं ले सकती, इसलिए बस इलाज करवा रहा था उसका, ताकि उसकी बेटी अनाथ ना हो जाए। आखिर उसकी प्रॉब्लम की वजह भी तो मैं ही था। सोचा था कल रात ही तुम्हें सब बता दूं, फिर एक मन किया कि क्यों ना तुम्हें उससे मिलवा दूं। रेडी हो जाओ, साथ में चलना, मिल लेना उससे और अपनी गलतफहमी दूर कर लेना। इतना बोलकर मिस्टर सारंग वहां से चले गए और आरती अंदर ही अंदर गिल्ट से भर गई। स्वाति ने काफ़ी टाइम तक डोरबेल बजाई, लेकिन जब उसकी माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला, उसने दरवाज़ा जोर से खटखटाया। बाहर स्वाति, पूजा और मिस्टर सारंग के साथ खड़ी आरती भी अब टेंशन में आ चुकी थी। दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही मिस्टर सारंग अंदर आए, घर में बहुत शांति पसरी थी। स्वाति ने कई बार अपनी माँ को आवाज़ लगाया, फिर धीरे से चलकर अपने माँ पापा के बेडरूम के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। सामने का नज़ारा देखकर स्वाति जोर से चीखी और सदमे में बेहोश हो गई। सामने बेड पर सिया जी खुली आंखों के साथ बेड पर लेटी थीं और उनका हाथ बेड से नीचे लटक रहा था, जिसकी कलाई कटी हुई थी और खून के साथ जमीन पर चाकू पड़ा हुआ था। इस दुनिया से जा चुकी थीं। डॉक्टर ने बताया था
कि किसी बात ने उनके डिप्रेशन को ट्रिगर किया था, जिस वजह से वह खुद को संभाल नहीं पाई थीं। अब स्वाति अकेली पड़ गई थी। आरती ने उसे कई बार अपने साथ चलने को भी कहा, लेकिन स्वाति ने साफ इनकार कर दिया, ये बोलकर कि उसके पापा और माँ उसके रहने के लिए घर बनाया है, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब आरती अंदर ही अंदर घुट रही थी कि उसकी एक गलतफहमी ने हंसती मुस्कुराती बच्ची से उसका सब कुछ छीन लिया। वह भी अब बीमार रहने लगी थी। अरविंद और पूजा अपने बच्चे को लेकर दूसरे शहर जा चुके थे। इस वजह से आरती के पास देखभाल के लिए कोई नहीं था। इसी बीच एक दिन स्वाति उन दोनों से मिलने के लिए उनके घर आई और आरती की तबीयत खराब देखकर बोली, आंटी आपने मुझे इतना पराया समझ लिया कि एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। आरती अब तो आ गई है ना, अब मत जाना मुझे छोड़कर। बोलती हुई आरती ने स्वाति को अपने गले से लगा लिया। आज भी सिया के लिए बहुत पछतावा था। इसी वजह से उसने जिंदगी से जैसे हार मान ली थी। काफी दिन से स्वाति उन्हीं के साथ उनके घर पर रह रही थी। डोरबेल की आवाज सुनकर जैसे उसने दरवाजा खोला, सामने देखकर हैरानी से बोली, आप? अपने दांत चमकाते हुए नक्षत्र दरवाजे पर खड़ा था, जिसे देखकर स्वाति चौंक पड़ी। आप यहाँ? वह बस इतना ही बोलकर उसे देखे जा रही थी। अच्छा, अंदर भी आने देंगी? घर आए मेहमान को या बाहर से ही इंट्रोडक्शन लेकर वापस भेज देंगी? नक्षत्र ने एक हाथ दरवाजे पर टिकाया और दूसरे हाथ को अपने सीने पर रखते हुए बोला, जी आइए। बोलती हुई स्वाति एक किनारे हो गई तो उसे देखते हुए नक्षत्र अंदर की ओर बढ़ गया। सोफे पे बैठते हुए बोला, आपके घर में नाश्ता पानी का रिवाज नहीं है क्या? अब स्वाति परेशान होते हुए बोली, देखिए, अगर आप मेरे पीछे यहाँ आए हैं तो आप अपना वक्त बर्बाद करने आए हैं। आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, वह लेटी हैं और अंकल ऑफिस गए हुए हैं। तो अब आप बताएंगे कि आपको क्या काम है जो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। स्वाति की बात सुनकर नक्षत्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह स्वाति को परेशान करने की नीयत से बोला, गए तो आपके घर ही थे, लेकिन पता चला आप तो यहाँ शिफ्ट हो गई हैं, इसीलिए सोचा यहीं आकर आपसे बातें कर लें। और वह बात क्या है? स्वाति ने सीधे सीधे पूछा। इतना सुनकर नक्षत्र धीरे धीरे चलते हुए स्वाति के पास आया और घुटनों के बल बैठकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ को थामते हुए अपनी सेडेक्टिव आवाज में बोला, जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम पर अपना दिल हार बैठा था, लेकिन तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन तुम वहाँ के दरवाजे भी बंद करके बैठी थीं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मुझे एक मौका दो अपनी ज़िंदगी में आने का, अपने सुख दुख मेरे साथ शेयर करने का। तुम्हारे दिल में पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा, जीवन भर तुम्हारा साथ निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। विल यू मैरी मी, मिस स्वाति? स्वाति को तो काटो खून नहीं वाली हालत हो गई थी। उसने तो सोचा ही नहीं था कि नक्षत्र सीधे सीधे आकर ऐसी बात करेगा। उसने धीरे से उसके हाथ से अपना हाथ खींचकर बोली, देखिए, हम जानते हैं आप बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन हर कोई पैसे पे भी नहीं मरता और होंगी आपकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स, लेकिन मैं इस टाइप की लड़की नहीं। तो प्लीज़ मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश मत कीजिए, और अगर ये मजाक है तो मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। बोलते हुई स्वाति अपने कदम पीछे लेते हुए आरती के कमरे की तरफ मुड़ी तो सामने आरती को खड़ी देखकर हक्की बक्की रह गई। क्या सोच रही होंगी आंटी मेरे बारे में? क्या उन्होंने पूरी बात सुन ली होगी? और मैं क्या जवाब दूंगी अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो? मन ही मन सोचते हुई स्वाति आरती के पास गई। उसके पैर कांप रहे थे, वह कुछ कह पाती इसके पहले ही आरती ने स्वाति के सर पर हाथ फेरकर उसे खुद से लगाते हुए बोली, नक्षत्र बुरा लड़का नहीं है बेटा, हम उसको और उसकी फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारे अंकल ने तो नक्षत्र की फैमिली से खुद ही तुम्हारी शादी की बात की थी और उन्होंने हाँ भी बोल दिया था, इसलिए आज हमने नक्षत्र को घर बुलाया था तुमसे बात करने के लिए। उनकी बात सुनकर स्वाति ने अपनी नज़र उठाकर आरती की तरफ देखा। इस वक्त स्वाति की आंखें आंसू से भरी हुई थीं। आरती ने दूसरी तरफ इशारा किया तो मुस्कुराते हुए नक्षत्र अपने हाथ की घड़ी को पकड़े हुए स्वाति को ही देख रहा था, जैसे पूछना चाह रहा हो कि मेरा सरप्राइज कैसा लगा। लेकिन आंटी, मेरा और उनका स्टेटस। स्वाति बस इतना ही बोल पाई थी कि तभी, आपका स्टेटस बहुत ऊंचा है बेटा। बोलते हुए निरंजन सारंग मेन डोर से अंदर आते हुए स्वाति के बगल में खड़े हो गए और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर फिर से बोले कि आपको हमारी पसंद पर भरोसा नहीं है। स्वाति ने बिना कुछ बोले
अपना सर झुकाकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। आरती की तबीयत ज्यादा ही खराब रहने लगी थी। जब भी कोई उसके सामने स्वाति को अनाथ कहकर संबोधित करता, उसे अपने सीने में एक चुभन सा महसूस होता था। सिंपल तरीके से स्वाति और नक्षत्र की एंगेजमेंट हुई थी, जिसमें पूजा, अरविंद और नक्षत्र की फैमिली के ही कुछ गिने चुने रिश्तेदार आए हुए थे। एंगेजमेंट के बाद सभी लोग अपने में बिजी थे, तो वहीं आरती स्वाति के पास से जा रही थी जब उनके कान में कुछ रिश्तेदारों की कानाफूसी की आवाज़ सुनाई दी। देखो तो, मिस्टर और मिसेस सारंग को अपनी बेटी की शादी तो थापड़ फैमिली में करा दिया, लेकिन अपने बचपन के दोस्त के बेटे के हाथ एक अनाथ लड़की पकड़ा दी, जिसके न खानदान का पता है, न ही कुछ स्टेटस है। सच कहा है किसी ने, ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। यहाँ सब सिर्फ अपना ही देखते हैं। दुनिया की नज़र में अच्छे भी बन जाएंगे, और उस अनाथ को अपने घर से हटाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। इन बातों की झलक कुमार फैमिली को भी सुनाई दी थी। इतना सुनना था कि नक्षत्र की माँ आरती के पास आकर कुछ बोलने को हुई कि तभी आरती जी ने अपने सीने पर हाथ रखकर बेआवाज नीचे गिर गईं। कुछ ही देर में सब लोग हॉस्पिटल में थे। अंदर आरती जी का इलाज चल रहा था। अरविंद की नज़र में तो स्वाति उसी वक्त से बेगानी हो गई थी, जिस वक्त वो आरती के पीछे स्वाति के घर गया था। उसे लगता था कि पूजा की माँ की बीमारी की असली वजह स्वाति की माँ है। कुछ देर में डॉक्टर ने बाहर आकर उन्हें बताया कि अब पेशेंट के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वह मुश्किल से ही कुछ दिन की जिंदगी रखती हैं। इतना सुनना था कि वहाँ खड़े सब लोग परेशान हो उठे। आरती की जिद से और उसकी कंडीशन देखते हुए नक्षत्र और स्वाति की शादी सादा तरीके से करवा दी गई, लेकिन नक्षत्र की माँ को ये बात सीधे से खटक गई। उनके पैर छूने को स्वाति नीचे झुकी तो उन्होंने सबके सामने उसके सर पर हाथ रख दिया। फिर उसे खुद से लगाते हुए बेहद धीमी आवाज में बोली, खुद के परिवार का तो पता नहीं, जहाँ आई उनकी भी जिंदगी तुम पर बलि चढ़ गई। निहायत ही बैड लक हो तुम। अब पता नहीं हमारे घर का क्या करोगी। क्या मुझे पता नहीं, आरती की मौत की सबसे बड़ी वजह तुम हो। उनकी बात और किसी ने तो नहीं सुनी, लेकिन बगल में खड़े अरविंद ने साफ साफ सुन ली थी। तब से ही उन्हें स्वाति से एक नफरत सी होने लगी थी। शादी के बाद स्वाति नक्षत्र के साथ अपने ससुराल चली गई, तो वही आरती के दिल में थोड़ा सुकून था। काफी दिनों के बाद पूजा अरविंद के साथ और स्वाति नक्षत्र के साथ आरती जी से मिलने आए थे। उनकी कंडीशन अभी भी कुछ खास ठीक नहीं थी। सबसे बात करके आरती जी आराम करने अपने कमरे में चली गईं। शाम को जब स्वाति और पूजा उनके कमरे में गई तो आरती की सांसें थम चुकी थीं। प्रेजेंट में तो आप बताइए, इसमें सिया आंटी की गलती कहाँ थी? बताइए मिस्टर थापड़, कौन किसका गुनहगार था? सिया आंटी मेरी माँ की मौत की वजह थी, या मेरे पेरेंट्स स्वाति के अनाथ होने की वजह बने? मिस्टर अरविंद थापड़ बताइए कि स्वाति की गलती कहाँ थी? अरे नतीजे तक पहुंचने से पहले एक बार मुझसे बात तो की होती, लेकिन नहीं। जो लोग बहुत पैसे वाले नहीं होते, वो आप जैसे अमीरों की नज़र में वह लोग तो बेगैरती होते हैं। अरविंद की कॉलर पकड़कर उन्हें झकझोरते हुए पूजा जी की आंखों में आंसू गिरते जा रहे थे, और वह अपनी लड़खड़ाती आवाज़ से सवाल पूछे जा रही थी। अब निश्चय उठकर अपनी माँ के पास आते हुए उन्हें अरविंद जी से अलग करते हुए सोफे पर बिठाकर पानी का गिलास पकड़ा दिया। पानी का घूंट लेकर उसे वापस टेबल पर रख दिया। मिस्टर थापड़ तो जैसे सदमे से खड़े ही रह गए। क्या सोचा था और सच्चाई क्या निकली? वह चुपचाप आकर पूजा जी के बगल में बैठ गए। इस वक्त उनकी आंखों में अपने किए के लिए पछतावा दिखाई दे रहा था। पूजा जी उठकर वहां से जाने लगी, तभी अरविंद जी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने बगल में बैठने का इशारा किया। अभी भी कोई इल्जाम बाकी रह गया है मेरी स्वाति के ऊपर लगाने के लिए, या फिर और कोई शर्त बची है उस मासूम सी बच्ची के लिए जिसने पैदा होने के बाद अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा और माँ आधे रास्ते में ही छोड़कर चली गई? पूजा जी पलटते हुए अरविंद जी के पास बैठकर बोली। अरविंद जी के चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। तो वहीं इतनी देर से चुप बैठे निश्चय ने अरविंद जी के पास आकर बहुत ही कोल्ड वॉइस में पूछा, अब जब आप सब कुछ जान ही गए हैं तो मुझे बस इतना बताने का कष्ट कीजिए कि ऐसा क्या बोला आपने वाणी से जो वह बिना कुछ बोले चुपचाप इस घर से चली गई?
अब अरविंद जी ने देखा तो पूजा जी और निश्चय के साथ मिनी भी अब उनके तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी। वो चुपचाप एक तरफ से सारी बातें बताते चले गए। निश्चय अब सीधे से मिस्टर थापड़ के सामने खुलकर बाड़ी से प्यार भरी बातें करता था। तब मिस्टर थापड़ ने मिनी की हल्दी से एक दिन पहले बाड़ी को अपने स्टडी रूम में बुलाया। हल्दी से एक दिन पहले, बाड़ी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आधे घंटे में मुझे मेरे स्टडी रूम में आकर मिलो। इतना बोलकर मिस्टर थापड़ अपने कमरे में चले गए। आधे घंटे बाद जब उनकी स्टडी रूम में गई तो वो टेबल पर बैठे कोई फाइल रीड कर रहे थे। वाणी के दरवाजा खोलते ही उनकी नज़र वाणी पर गई और उन्होंने फाइल बंद करके टेबल पर रख दिया। चेयर से उठते हुए उन्होंने एक हल्की मुस्कुराहट बाड़ी को देते हुए बोले, आओ बेटा। बाड़ी, जी अंकल बोलिए, कुछ काम था आपको मुझसे। मिस्टर थापड़, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, कैसा लगेगा अगर निश्चय और पूजा जी आपसे नफरत करने लगेंगे तब? जी, मैं कुछ समझी नहीं। बाड़ी ने असमंजस से उनकी तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नानी वजह हैं पूजा जी की माँ की मौत की? अरविंद जी के ऐसा बोलने के बाद भी बाड़ी उन्हें नासमझी से देखती रही, जैसे उसे उनकी बात ही समझ न आई हो। तब अरविंद जी ने बाड़ी से कहा, जिस औरत की वजह से पूजा जी की माँ की मौत हुई वह और कोई नहीं, स्वाति की माँ यानी तुम्हारी माँ की माँ थी। लेकिन पूजा जी को आज भी इस बात का पता नहीं है। अगर पता होता तो वह तुम्हें इतना प्यार कभी नहीं करती। अब बाड़ी का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो हकलाते हुए मिस्टर थापड़ से बोली, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मिस्टर अरविंद थापड़, बस इतना ही कि तुम निश्चय से दूर हो जाओ, और इतना दूर हो जाओ कि वो चाह कर भी तुम तक ना पहुंच पाए। अब ये कैसे करना है ये तुम पर डिपेंड करता है। इस बार मिस्टर थापड़ ने बेहद कठोर शब्दों में कहा, जिसे सुनकर बाड़ी भरभरा कर पास पड़ी टेबल पर गिर गई। ये शब्द सुनते ही जैसे उसके कान सुन्न पड़ गए थे। आखिर वो से उस शख्स से अलग होने की बात कर रहे थे जिसे उसने बचपन से टूटकर चाहा था। लेकिन जब निश्चय को उसके अतीत की ये सच्चाई पता चलेगी तो वह खुद ही बाड़ी से नफरत करने लगेगा, और साथ ही पूजा आंटी भी। ये सब सोचते हुए उसने एक नज़र मिस्टर थापड़ की तरफ देखा, जो अभी भी उसके जवाब के इंतजार में उसे ही देख रहे थे। उसका दिमाग उलझ गया था, फिर भी पता नहीं क्या सोचकर वो हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मेरे पास रिश्ते के नाम पर बस यहीं के रिश्ते हैं, और मैं नहीं चाहती कि पिछली कोई बात सामने आ जाए और मेरे रिश्ते भी मुझसे छिन जाएं। इतना बोलकर वाणी चुपचाप वहां से बेसुध सी बाहर चली गई। इतना बोलकर मिस्टर थापड़ अपनी नजरें चुराने लगे तो वहीं निश्चय ने बेसब्री से चारों तरफ देखते हुए बोला, कितनी परेशान थी वो, किसी से कुछ कह भी नहीं पाई। अरे अगर उसकी फैमिली की कोई गलती भी होती तो उसमें उसका क्या कसूर? पापा, आपने एक बेगुनाह को किसी और के गुनाहों की सजा देकर अच्छा नहीं किया। आपने तो उसे सजा दे दिया, लेकिन अब खुद के लिए क्या सजा है? बचपन से आप मुझे उससे दूर रहने के लिए बोलते थे, मुझे नहीं पता था आपके मन में उसके लिए इतना जहर भरा पड़ा है। निश्चय इतना बोलकर वहां से चला गया। मिनी उनके पास आकर बोली, पापा। मिस्टर थापड़, हाँ बेटे। मिनी, मुझे बस इतना बता दो कि मेरी वाणी इस वक्त कहाँ है? मिस्टर थापड़, जाओ निश्चय को बुला लो, हम लोग साथ में चलते हैं उसे वापस लाने के लिए। मैं उस बच्ची से अपने किए की माफ़ी भी मांग लूँगा। मुझे पता है वह मुझे माफ़ कर देगी और हमारे साथ वापस आ जाएगी, और इस बार मैं खुद उसकी शादी निश्चय के साथ बहुत धूमधाम से कराऊंगा। मिस्टर थापड़ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। एक ब्लैक कलर की कार एक घर के सामने आकर खड़ी हुई। ड्राइविंग सीट से मिस्टर थापड़ और पैसेंजर सीट से निश्चय बाहर निकला। साथ ही बैक सीट से पूजा जी और मिनी बाहर निकली। वह एक सुंदर सा घर था। पूजा जी ने जैसे घर की तरफ नजर डाली, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये उनकी सिया आंटी और स्वाति का घर था। उन्होंने मिस्टर थापड़ की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो मिस्टर अरविंद ने धीमी आवाज में कहा, मैंने उसके लिए हॉस्टल का इंतजाम किया था, लेकिन बाद में पता चला कि वह यहाँ शिफ्ट हो गई है। मैं मिलने आने वाला था, लेकिन उसके पहले ही उनके आगे के शब्द अंदर ही रह गए। अंदर जाकर सबने देखा कि घर बिल्कुल अस्त व्यस्त था। इसका साफ मतलब था कि बाड़ी वहाँ नहीं रही। अब सबने एक बार फिर अपनी नज़रें एक साथ अरविंद जी की तरफ फेरी। उन्होंने बारी बारी सबकी तरफ देखा और बोले, हॉस्टल के बाद वो इस घर में आई थी, उसके फ़ोन की लोकेशन भी यहाँ की थी।
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वह यहाँ भी नहीं रुकी। घर की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वाणी यहाँ आई जरूर होगी, लेकिन घर के अंदर नहीं गई होगी। पूजा जी आगे बढ़कर घर को चारों तरफ देखकर बोली, हाँ, लेकिन उसे पता था जब कभी कोई उससे मिलने आएगा तो इसी घर आएगा। आखिर स्वाति कभी उसे लेकर इस घर में रहती थी, उसका बचपन यहीं बीता था, इसलिए वो यहाँ आई जरूर थी, लेकिन सिर्फ अपना बचपन याद करने, यहाँ रहने नहीं। अचानक से पूजा जी जोर जोर से ताली बजाते हुए हंसने लगीं। सबने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो वो वैसे ही ताली बजाते हुए बोली, आप जीत गए मिस्टर थापड़, आप जीत गए। आखिर यही तो चाहते थे ना आप, कि वाणी हम सबकी जिंदगी से दूर चली जाए। तो लीजिए, अब मनाइए जश्न आप। मेरी बच्ची बहुत दूर चली गई है, अब कभी नहीं आएगी। बोलते हुए वह हंसते हंसते ही जोर जोर से रोने लगीं। रोते रोते ही कुछ देर में बेहोश होकर नीचे गिर गईं। कुछ समय में जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को हॉस्पिटल के बेड पे पाया। उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। उनके बेड के बगल में ही अरविंद जी बैठे थे। निश्चय और मिनी भी एक साइड में परेशान से खड़े उनके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। सबको देखकर एक बार फिर उन्हें कुछ दिन पहले की बात याद आई और उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे। अरविंद जी कुछ बोलने को हुए ही थे कि पूजा जी ने उनसे मुंह फेर लिया। इस बार निश्चय उनके पास आकर बोला, आपने तो डरा दिया था माँ, आप टेंशन मत लो, मैं वाणी को कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊँगा, आप देखना वह मुझे मना नहीं करेगी। बोलते हुए निश्चय ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। मिनी भी रोते हुए निश्चय के गले लग गई। सबने अपना दुख रोकर जता दिया था, लेकिन निश्चय की आंखें जैसे खाली हो गई थीं। उसमें कोई भी भावनाएं नजर नहीं आ रही थीं। नजर आ रहा था तो बस पत्थर सा निश्चय, जो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर वह वाणी को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, कहाँ से शुरुआत करे। फिर जैसे कुछ सोचकर उसने कहीं कॉल लगा दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर ने आकर उन्हें घर ले जाने को बोल दिया और साथ ही ज्यादा टेंशन लेने को भी मना कर दिया। आखिर ज्यादा सोचने से ही तो उनकी तबीयत बिगड़ी थी। वह सब तुरंत ही घर के लिए निकल गए। घर आकर पूजा जी अपने कमरे में चली गईं तो वहीं मिनी को लेने मृत्युंजय आया हुआ था। कुछ देर में मिनी भी अपने घर के लिए रवाना हो गई, लेकिन जाते जाते वो निश्चय को गले लगाकर बोली, भाई प्लीज आप वाणी को कहीं से भी ढूंढ कर ला देना। निश्चय ने उसके सर पर हाथ फिराकर बोला, तू आराम से जा, वो मुझसे दूर कहाँ तक जाएगी, जहाँ भी जाएगी उसके छोर में मुझे ही पाएगी। आखिर मुझसे इतना प्यार जो करती थी। निश्चय ने बोला तो मिनी को उसकी आवाज़ में छिपे दर्द का एहसास हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बाहर निकल गई। वहीं नीचे कुछ सोचते हुए एक बार फिर अपना फ़ोन निकालकर किसी का नंबर डायल कर फ़ोन कान पर लगा लिया। एसएन इंडस्ट्रीज 2 दिन हो गए और उस लड़की वाणी ने अब तक ऑफिस ज्वाइन क्यों नहीं किया। नक्षत्र कुमार अपनी चेयर पर बैठते हुए बोले, सर हमने कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा है। हमने उनके एड्रेस पर पता भी किया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। बोलती हुई असिस्टेंट ने एक फाइल उनकी तरफ बढ़ा दिया। नक्षत्र ने आईब्रो उठाते हुए असिस्टेंट की तरफ देखा, जैसे फाइल के बारे में पूछना चाह रहा हो। असिस्टेंट, सर आपने बोला था ना मिस वाणी के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो इस फाइल में वही है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, बाकी उनकी इन्फॉर्मेशन डिटेल इस फाइल में है। इतना बोलकर असिस्टेंट केबिन से बाहर चली गई। नक्षत्र ने फाइल का पहला पन्ना खोला, जिसमें वाणी की मुस्कुराती हुई फोटो थी। कोई शक नहीं कि वह एकदम अपनी माँ की कॉपी थी। शायद इसीलिए नक्षत्र उसकी डिटेल्स पता करवाने के लिए अपने कुछ भरोसेमंद एम्प्लॉयज़ को बोला था। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटकर डिटेल्स पढ़ा, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। गुस्से में उसने फाइल टेबल पर पटक कर बोला, पूजा ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं इतने सालों से स्वाति को ढूंढ रहा था, तुम स्वाति के कांटेक्ट में थी। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं अपने परिवार के लिए इतने सालों से तरस रहा था और तुमने एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। अब तुम्हें जवाब देना होगा। अगर मेरी बच्ची तुम्हारे साथ इतने सालों से क्या कर रही है और इस वक्त स्वाति कहाँ है। इतना बोलकर नक्षत्र वहाँ से जल्दबाजी में अरविंद थापड़ के घर की तरफ निकल गया। अब हमें घर चलना चाहिए निश्चय बेटा। पूजा जी अरविंद जी को इग्नोर करते हुए निश्चय से बोली। उन्होंने अभी भी अरविंद जी को माफ़ नहीं किया था। वह तीनों वहाँ से थापड़ बिला के लिए निकल गए।
पूरे रास्ते किसी ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, सभी चुपचाप खामोशी से बैठे रहे। इस बार निश्चय कार ड्राइव कर रहा था और उसके बगल में पूजा जी बैठी थीं। पीछे अरविंद जी मिनी के साथ बैठे पूजा जी को ही देख रहे थे। घर पहुंचकर हम सबकी कार जैसे बंगले के सामने पहुंची तो निश्चय ने देखा एक दूसरी कार उनसे पहले ही गेट के बाहर खड़ी है। निश्चय ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे मिस्टर नक्षत्र कुमार को पहचानते ही गार्ड को उन्हें भी अंदर भेजने का इशारा किया। निश्चय की गाड़ी के पीछे नक्षत्र ने भी अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। सब एक साथ घर के अंदर आ गए। अरविंद ने नक्षत्र को बैठने का इशारा किया तो वे चुपचाप सोफे पर बैठ गए। मेड ने उनके सामने पानी का गिलास लाकर रख दिया। तो आज कुछ काम से आए हो क्या हमसे मिलने? अरविंद जी ने नक्षत्र के सामने बैठते हुए पूछा। नक्षत्र ने एक जलती सी निगाह उन पर डाली, फिर पूजा जी की तरफ देखते हुए पूछा, स्वाति कहाँ है पूजा? अब वहाँ खड़े सभी लोग हैरानी से नक्षत्र की तरफ देखने लगे। पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी बात ने नक्षत्र को और गुस्सा दिला दिया। मैंने पूछा, मेरी बीवी कहाँ है पूजा? इस बार नक्षत्र ने थोड़ा गुस्से में पूछा। बीवी नहीं थी वो तुम्हारी, भूल गए क्या? डिवोर्स हो गया था तुम दोनों का। आखिर मेरी फ्रेंड तुम्हें बच्चा जो नहीं दे पाई थी, इसी वजह से तो तुम्हारी फैमिली उसे टॉर्चर करती थी ना, और उसका साथ देने के बजाय तुम भी अपनी फैमिली के साथ खड़े थे। तो आज इतने सालों के बाद तुम्हें मेरी स्वाति की याद कैसे आ गई? पूजा जी ने जहर बुझे शब्दों में ताना देते हुए पूछा, मानो नक्षत्र से बात करने में उनका मुंह कड़वा सा हो गया हो। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।